फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक विज्ञान से संबंधित है, लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम की परिभाषा जानते हैं क्या होती है। तो चैप्टर का नाम दे रखे हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का संबंध होता है रासायनिक परिवर्तन से। तो परिवर्तन में प्रकृति में आपके जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। प्रकृति में आपके जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के। एक नंबर आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। एक नंबर आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होती है किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैं आपको दोनों के एक दूसरे का अंतर करा देता हूँ। अंतर कराऊंगा तो उसमें आप भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछेंगे तो आप इधर वाले टॉपिक लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछेंगे इधर वाले लिख सकते हैं, और अंतर पूछेंगे तो दोनों लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें पदार्थ का संगठन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है आपका भौतिक परिवर्तन है और क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार इनके बारे में आपको बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पार्ट का नाम हो गया, एक साइड में मैंने लिख दिया आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन आप इसको आराम से अपना बुक में नोट कर सकते हो। ये हो गया आपका, एक साइड में हो गया भौतिक परिवर्तन है और एक साइड में अपना हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो गया, एक साइड अपना हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इसका पॉइंट नंबर हम लोग एक लिख देते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रंग, गंध व अवस्था में परिवर्तन होता है। और इसका उल्टा इसमें हो जाएगा अपना रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है। पॉइंट नंबर एक हो गया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की सिर्फ रंग, गंध और अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब हो सकता है ठोस की अवस्था द्रव हो सकती है, लेकिन इसमें पूरे पदार्थ का संगठन ही बदल जाता है। और इसका पॉइंट नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। और जबकि इसमें लिख देंगे यह परिवर्तन स्थायी होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना इसके अंदर है भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इसमें हम लोग लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है।
और पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। इसमें हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो इस पाठ का अपना सबसे पहला टॉपिक हो गया, जैसे पाठ का नाम था अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले पाठ के नाम की परिभाषा जानते हैं। पाठ का नाम की परिभाषा क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी उत्तर यही है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले अपने ये तो पता होना चाहिए ना कि रासायनिक परिवर्तन होता है क्या है। तो मेन बात यह है कि प्रकृति में आपका परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकृति में आपका परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक आपका हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए भौतिक होता है क्या है, रासायनिक होता है क्या है। सीधा रासायनिक समीकरण के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया तो अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। इससे अच्छा है तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछते हैं, इधर वाले 4 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछते हैं, इधर वाले 4 पॉइंट लिख सकते हैं। और दोनों में अंतर पूछे हैं तो इधर वाले भी लिख देंगे 2 पॉइंट, 2 अंतर पूछेंगे तो 2 पॉइंट इधर वाले लिख दो, 2 पॉइंट अपने इधर वाले लिख दो। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में देखो, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जबकि पदार्थ खुद में कोई चेंज नहीं होता है। जो पदार्थ रासायनिक रूप से जिसका रासायनिक सूत्र होगा वो सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूरा संगठन बदल जाता है, संगठन पूरा चेंज हो जाएगा, पदार्थ नया पदार्थ बन जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब इसमें बदलता कुछ नहीं है। जबकि ये परिवर्तन स्थायी होता है, मतलब एक बार कोई चीज बन गई ना, जैसे दूध का दही बन गया तो दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते। जबकि इसमें हम लोग परिवर्तन अस्थायी का मतलब होता है जैसे बर्फ का पानी बना दिया तो पानी का वापस हम लोग वापस बर्फ बना सकते हैं। ये परिवर्तन आपका अस्थायी होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही एक नया पदार्थ हो गया। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। जैसे पहले पदार्थ था ना वैसा वैसा वापस बना सकते हैं, जबकि इसमें नहीं बना सकते। जैसे हम लोग ने बर्फ का पानी बना दिया, पानी का वाष्प बना दिया, वाष्प से हम लोग पुनः बर्फ बना सकते हैं। जबकि इसमें यदि चेंज हो गया, जैसे किसी लकड़ी को जला दिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई तो उस गैस से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। क्या दूध को दही में परिवर्तित कर दिया तो दही से वापस हम लोग कभी दूध नहीं बना सकते। ये अपना पहला टॉपिक था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये भौतिक परिवर्तन की परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें रंग गंध अवस्था में परिवर्तन होता है, या ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसे बोलते हैं आपका भौतिक परिवर्तन है। और ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो स्थायी होता है, उसे बोलता है आपका रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा 2 पॉइंट से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। तो इस पाठ के नाम की परिभाषा क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें पदार्थ का संगठन बदल जाता है। दूसरी बात, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरी बात, जो परिवर्तन आपका स्थायी होता है। और 4 नंबर, जिसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, उनके बारे में 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इधर की साइड में हम लोग ले लेते हैं अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये नोट कर सकते हैं हम लोग साथ में, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक की साइड भौतिक परिवर्तन लिख दिया और इस साइड हम लोग लिख देते हैं अपना रासायनिक परिवर्तन। एक साइड अपना हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरी साइड अपना हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पर ले लिया बर्फ।
और यहाँ पर ले लिया हमने जल, और यहाँ पर ले लिया हमने वाष्प। ये उदाहरण है आपका भौतिक परिवर्तन का। सीधी सी बात है, आपको पता है कि बर्फ को गर्म करने पर जल बनता है, जल को और गर्म करेंगे तो आपकी वाष्प बनेगी, और वाष्प का संघनन करता है, मतलब इकट्ठा करते हैं संघनन, तो आपका जल बनेगा। जल को वापस ठंडा करेंगे तो आपका बर्फ बन जाएगी। मेन बात क्या होती है, इनका फॉर्मूला देखें, आपको पता होना चाहिए। बर्फ का भी सूत्र अपना H2O ही होता है, जल का सूत्र भी अपना H2O ही होता है, और वाष्प का सूत्र भी अपना क्या होता है, H2O। ये जो तीर का निशान दे रखे आधा इधर और आधा इधर, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ये एक नंबर अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण और भी लिख सकते हैं इसका, और इसमें हम उदाहरण लिखे तो ये हो गया अपना C+O2, ये अपना आगे हो जाएगा CO2। C+O2 हम जानते हैं CO2। ये अपना इधर हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मान लो कि किसी आप लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो आगे अपनी निकल गई गैस, निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग वापस लकड़ी तो कभी बढ़ा नहीं सकते, या कोई कोयला है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति हम लोग ने जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस हम लोग कोयला नहीं बना सकते। ये परिवर्तन आपका स्थायी होता है, जबकि ये परिवर्तन आपका अस्थायी होता है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, वही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन के और भी बहुत उदाहरण है, जैसे चीनी का जल में विलय होना। अब यदि एक बार चीनी जल में घुल जाती है तो उसको वापस उसका पृथक्करण कर सकते हैं हम लोग। और इसका जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दूध का दही में परिवर्तन, दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसका दूसरा उदाहरण है, एक नंबर उदाहरण हो गया। सेकंड उदाहरण है, ये लिख सकते हैं कागज का फटना, लिख दो कागज का फटना। कागज का फटना तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, इसका उल्टा इसमें हो जाएगा, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना। इसके आगे क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे इसके उदाहरण आएंगे, मैं आपको इसमें बता दूंगा किसमें भौतिक परिवर्तन है और किसमें रासायनिक परिवर्तन। इसमें मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए, जिसमें 3 उदाहरण हो गए। एक वो नहीं लिख सकते हैं शक्कर का जल में विलय होना, क्योंकि वो एक प्रकार का वो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया। ये इसके 2 उदाहरण है, आप नोट कर लेना। ये इधर वाले 2 उदाहरण इसमें नोट कर लेना। ये वाले इधर वाला जो परिवर्तन है ये स्थायी है, और इधर वाले परिवर्तन आपके कौन से हैं, स्थायी। तो सबसे पहले पाठ के नाम की परिभाषा, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने जान लिया, भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने जान लिया, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लिए, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख लिए। आगे चलते हैं अपने बुक की तरफ। उसके बाद में अपना इस किताब बुक का अपना पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मैं अपना हेडिंग डाल लेता हूं अपना, रासायनिक समीकरण है। बुक की परिभाषा अपनी अलग होगी और अपनी खुद की परिभाषा अपनी अलग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण होता है क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हम अपने अनुसार बताते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक सीधी सी इसमें उदाहरण अपना दे रखा है भाई, ये उदाहरण दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सूत्र और भी लिख सकते हैं हम लोग। सूत्र क्या लिख सकते हैं, हम अपनी भाषा में लिखे हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आगे हो जाएगा अपना कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया, आगे कार्बन डाई ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज हमने ये लिखी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक चीज हम इसको सेम इसी चीज में लिखते हैं C+O2, क्या बन गया अपना CO2। देखने में एक जैसी चीज है भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अपनी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को हमने इस रूप में लिखा है, इसका मतलब वही है कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फर्क है, ऊपर वाली आपकी है रासायनिक अभिक्रिया और नीचे वाली आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बनेगी
कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखोगे, बाद में इसका उदाहरण लिखोगे। परिभाषा में आपको नीचे लिखा देता हूं, ये इसकी परिभाषा है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहले आप पाठ के भाई इस टॉपिक की परिभाषा ये अपनी पहले परिभाषा लिखोगे। रासायनिक समीकरण अपना होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये ऊपर वाली आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग चेंज कर रहे हैं समीकरण में। देखो ऊपर वाला हमने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, चीज सेम ही है, C+O2 अपना क्या हो गया? CO2। ये अभिक्रिया है, ये आपकी क्या है? समीकरण। हमने क्या किया, इसमें कार्बन का प्रतीक C लिखा है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र हमने क्या लिख दिया? CO2 लिख दिया। तो बात सेम ही है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा है। ये ऊपर वाली अभिक्रिया होगी और नीचे वाली आपकी समीकरण होगी। अभिक्रिया की परिभाषा तो पहले भी बता चुका हूं, समीकरण की परिभाषा आपकी ये है। पहले समीकरण की परिभाषा लिख लेना, फिर नीचे इसका उदाहरण लिख देना, क्योंकि ये ऊपर वाला है ना जो चीज में तीर का निशान लगा के लिख सकते हैं, ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ये आपकी क्या चीज है? ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया, और ये वाली आपकी क्या है? रासायनिक समीकरण। सीधी सी बात है, ये आपकी रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हुई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यहाँ पर बात आती है अणुसूत्र की। अणुसूत्र क्या होता है? तो ये वाला प्रतीक है, ये आपका अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, दो या दो से अधिक प्रतीक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुसूत्र का। इसके बाद में अपना ये रासायनिक समीकरण की हमने परिभाषा देख ली, उदाहरण आपने देख लिया। आप आराम से इसको देख के नोट कर सकते हो। ये यहाँ पर उदाहरण दे रखे है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, या क्या दे रखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी समीकरण अपनी किस प्रकार बनेगी मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये बनेगी आपकी Mg प्लस आपका क्या हो गया? O2, आगे आपका बन जाएगा MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर वाली ये आपकी है रासायनिक समीकरण है, और ये आपकी है रासायनिक, ऊपर वाली होगी रासायनिक अभिक्रिया, और नीचे वाली होगी आपकी रासायनिक समीकरण। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। समीकरण में अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होती है। इधर वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जो तीर के निशान के बाएं दिशा में जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, दाएं दिशा में होते हैं उनको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ये आगे वाले अभी रासायनिक समीकरण लिखने के चरण आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या आएगा? आपका अभिकारक आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? उत्पाद आएगा। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा अपने को आनी चाहिए। रासायनिक समीकरण होता है क्या है? रासायनिक समीकरण की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक समीकरण की अपनी परिभाषा होगी। इसके बाद में अपना हो गया, ये देखो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट बता देता हूं, जल्दी से 2 मिनट लगेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना, भाई हम लोग मेन बात ये है कि रासायनिक समीकरण वैसे तो इसके पॉइंट बनाए उतने पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन 4 पॉइंट बता देता हूं इसके। मगर कहीं पर लगभग आजकल छोटा क्वेश्चन ही पूछते हैं, भाई रासायनिक समीकरण लिखने के चरण बताइए। तो लिखने के चरण में आपको लिखवा देता हूं। चरण नंबर 1 की बात है। देखो अपना टॉपिक है अगला, रासायनिक समीकरण लिखना, या रासायनिक समीकरण लिखने के चरण की बात करते हैं। इसमें लिखने का चरण नंबर 1 ये है, मैं बताता हूं आपको। अब जैसे ये आपकी रासायनिक समीकरण देख सकते हो आप, इसमें Mg प्लस O2, MgO आ गया। इसमें आगे ये, इसमें आप देखोगे सर इसमें अणुसूत्र, इसमें अणु के 2 है, यहाँ पर एक, वो आगे बताएंगे कैसे होगी, सब बता देंगे। इसमें रासायनिक समीकरण को लिखने की बात करते हैं, किस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ये आपकी रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका इनको क्या होता है। सबसे पहली बात इसमें क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण लिखते समय सर्वप्रथम लिखते हैं अभिकारक को, बाद में लगाते हैं तीर का निशान, उसके पश्चात लिखते हैं हम लोग उत्पाद।
ये है आपका देखो तीर का निशान, इससे इधर वाला पदार्थ है, इसका नाम होता है अभिकारक या क्रियाकारक। और तीर के इधर वाले पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद बोल सकते हैं, क्रिया फिर बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने का चरण है, चरण नंबर 1 हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण लिखते समय सर्वप्रथम अभिकारक को लिखकर तीर का निशान लगाते हैं, तत्पश्चात उत्पाद लिखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया। जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, कहीं पर भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये लिख दिया हमने C+O2 और CO2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये एक प्रकार के आपकी रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के इधर वाला पदार्थ आपका हो गया अभिकारक और इधर वाला हो गया उत्पाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखते समय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अभिकारक को, उसके बाद में हम लोग तीर का निशान लगाएंगे और उसके पश्चात क्या लिखेंगे, उत्पाद। ये पॉइंट नंबर अपना हो गया 1। और पॉइंट नंबर हम 2 की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट अपना क्या पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। 2 नंबर आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर पहला हो गया रासायनिक समीकरण लिखते समय हम सबसे पहले अभिकारक को लिखते हैं, बाद में तीर का निशान लगाते हैं, तत्पश्चात मतलब लास्ट में उत्पाद को लिखते हैं। पॉइंट नंबर अपना हो गया 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है तो उनके मध्य धन का निशान लगाते हैं, प्लस का निशान। जैसा इसमें आप देख सकते हो अभिकारक के अणुओं की संख्या आपकी 2 है तो इसमें किसका निशान लगा रखे हैं, प्लस का। और उत्पाद में भी अणुओं की संख्या 2 होगी तो इसके मध्य हम किसका निशान लगाएंगे, धन का निशान लगाएंगे। तो पॉइंट नंबर आपका 2 हो जाएगा रासायनिक समीकरण में अभिकारक में उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर धन या प्लस का निशान लगाते हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 2 हो गया। सीधी सी बात है, आप इसमें देख सकते हो रासायनिक समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से अधिक होता है तो उसके मध्य धन का निशान लगेंगे। इसका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या समान है तो दोनों तरफ द्रव्यमान का मान समान होगा। इसका तीसरा पॉइंट हो गया कि मान लो कि इस साइड में आपके mg अणु की संख्या 1 है, इधर भी आपकी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी आपको ऑक्सीजन 2। यदि दोनों तरफ अणुओं की संख्या आपकी यदि समान है तो द्रव्यमान भला अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान भी अपना समान होगा। और पॉइंट नंबर आपका चौथा है रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। अनुमान विधि से संतुलित करते हैं जिसे हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं।
एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने का मतलब क्या होता है? संतुलित करने का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादक अणुओं की संख्या दोनों तरफ यदि समान नहीं होती है तो उसको अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। ये आपके 4 पॉइंट है। दोबारा इसमें पॉइंट और भी होते हैं जिसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये 4 पॉइंट है कि इनको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। पहला पॉइंट हो जाता है मतलब रासायनिक समीकरण मतलब लिखते किस प्रकार है। ये आपकी मान लो ये रासायनिक समीकरण है, ये ऊपर वाले आपकी रासायनिक समीकरण है। इसके कम से कम 10 पॉइंट होते हैं, लेकिन परीक्षा में 1 या 2 पॉइंट पूछते हैं। आपने पता होना चाहिए कि कोई भी रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं। तो ऊपर वाले ये आपकी रासायनिक समीकरण आपकी दे रखी है, C+O2 ये आपकी CO2 होगी। इधर वाले पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक, बीच में आपका तीर का निशान आ गया, लास्ट में अपना क्या हो गया? उत्पाद। तो पॉइंट नंबर जो अपना 1 है मतलब हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे? किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे? अभिकारक को। बाद में हम लोग क्या लगेंगे? तीर का निशान। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? उत्पाद। ये इसका पॉइंट नंबर हो जाएगा 1। पॉइंट नंबर अपना दूसरा क्या हो गया कि अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ। इसको अभिकारक का दूसरा नाम क्रियाकारक भी होता है, इसका उत्पाद का दूसरा नाम क्रियाफल भी होता है। पॉइंट नंबर 2 होगा कि हमेशा ध्यान रखना कि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि 1 से ज्यादा हो जाती है, उत्पाद के अणुओं की संख्या 1 से ज्यादा हुई, चाहे अभिकारक के अणु की संख्या 1 से ज्यादा होगी, तो उसके बीच में ये देखो धन का निशान लगाते हैं। जैसे इसमें अणुओं की संख्या आपकी 2 है, 2 होते ही इसमें प्लस का निशान लग गया। पॉइंट नंबर 3 है आपका अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या यदि समान है, मतलब उत्पाद में यदि 3 अणु है, अभिकारक में भी 3 अणु है, तो उनका द्रव्यमान का मान क्या होगा? समान होगा। जैसे इसमें कार्बन के अणु की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, अणुओं की संख्या आपकी समान है तो द्रव्यमान का मान भी अपना समान होगा। और चौथा पॉइंट है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या समान नहीं है तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। और किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार हम लोग संतुलित करेंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये अपने पहले पार्ट का पार्ट नंबर 1 है। और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे।